नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए। आज का हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। इंडिया में जो भी छोटे बड़े नेता हैं उनसे भी जुड़ा हुआ है। टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। हिंदी में उसको बोलेंगे एक देश एक चुनाव। इसको हम लोग पूरी डिटेल में समझने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होगा, ये कैसे पास होगा और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। क्योंकि मेरे भाई, कोई भी फैसला अगर देश के हित में लिया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके फायदे भी होंगे और नुकसान भी होंगे। तो इन दोनों को हम समझेंगे कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है और एक कैसे लागू होगा। ऐसे नहीं कि मोदी जी कह दिए कि हाँ एक देश पूरे भारत में अब एक चुनाव होगा, तो ऐसे थोड़ी होगा भाई। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है ना। अनुच्छेद जो बने हैं, अनुच्छेद में बना हुआ है कि राज्यसभा के चुनाव कब होगा, विधानसभा का चुनाव कब होगा, शपथ कैसे, बहुत तरह के अलग अलग क्राइटेरिया इसका है, अनुच्छेद में लिखी गई है। तो इसको लाने के लिए किस किस अनुच्छेद में बदलाव करना पड़ेगा वो भी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। और ये भारत में पहली बार यानी वन नेशन वन इलेक्शन ये पहली बार चल रहा था दोस्तों। तो पहली बार कब लागू हुआ था और कितने कितने टाइम तक ये चला था वन नेशन वन इलेक्शन, पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और पूरी आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने लिखा हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन, हिंदी में उसको बोलेंगे एक देश एक चुनाव। देखिए, जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी, अब कोई भी पार्टी हुआ, पार्टी के थ्रू ही लाया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। तो ये 2014 में जब भाजपा सरकार बनी थी तो उसके एजेंडे में भी ये था कि हम लोग पूरी तरह से एक देश एक चुनाव का समर्थन करेंगे। लेकिन पूरी तरह से क्लियर तब पता चल पाया दोस्तों कि 15 अगस्त 2019 में अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पे जब लाल किले से ये बात उन्होंने बोली थी कि अपना देश इतना बड़ा है, इस देश में अलग अलग चुनाव से बहुत ही भारी भरकम खर्च आता है और टाइम भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। तो इसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए ताकि समय के साथ साथ पैसा भी भारी भरकम बच सके, ताकि ये बहुत ही आसानी हो सके पूरे देश में कानून चलाने का। उसके बाद से तरह तरह से भाजपा के नेता हैं, कई बार उन्होंने ऐसे बोल चुका है कि हाँ ये आने वाला है। तो अब ये देखिए, 18 सितंबर से 22 सितंबर के 5 बैठकें बुलाई गई हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि इन्हीं बैठकों में ये पास किया जाएगा। देखिए, कंफर्म नहीं है अभी, ऐसा कंफर्म नहीं है कि ये लाया जाएगा, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है। मेरे भाई, आप ऐसे समझिए कि जो भारत में सत्र होता है वो 3 सत्र होता है। एक बजट सत्र होता है फरवरी में, एक मानसून सत्र होता है जुलाई अगस्त में, एक सत्र होता है शीतकालीन सत्र जो ठंडा में होता है नवंबर दिसंबर में। उसके बावजूद भी अगर देश के हित में अगर कुछ ऐसा फैसला उसके लाभदायक लिए होता है तो बीच में भी बैठ के बुलाई जाती हैं। तो ये बीच में ही बैठ के बुलाई गई हैं। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। यानी G20 का जब सम्मेलन खत्म होगा 9 सितंबर से 10 सितंबर तक चलेगा G20, उसके बाद भी ये बैठ के बुलाई गई हैं। अब इसी में उम्मीद लगाई जा रही है कि भाजपा जो सरकार है यानी जो मोदी सरकार है ये इसमें ला सकती है वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कुछ भी होगा कुछ भी हुआ अगर देश के हित में लिया जाता है तो उसके फायदा और नुकसान दोनों होते हैं, ना कि वो फायदा ही होता है ना कि वो नुकसान ही होता है, तो दोनों होता है। पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आइए हम लोग वन बाई समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, थोड़ा पॉइंट भी समझते चलेंगे। लिखा है कि इसका मतलब यानी वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक देश एक चुनाव का क्या मतलब होता है कि पूरे भारत में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, एक साथ कराए जाएंगे। अभी हम आपको एक खर्च भी बताएंगे कि लोकसभा में 2019 में कितना खर्च हुआ, 2014 में कितना खर्च हुआ, और राज्यसभा जो विधानमंडल के चुनाव होता है, यानी जो विधानमंडल का मतलब चुनाव क्या होता है कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप ऐसे समझिए कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो विधानमंडल से ही चुने जाते हैं, तो उसमें कितना खर्च आता है पूरा हम लोग पैसे भी अकाउंट करेंगे ताकि आपके माइंड में ये पहुंच सके। और आप भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं अपने चैनल के बढ़ावा देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि
जो ये वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चले वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये हम लोगों से भी जुड़ा हुआ है। भाई मेरे भाई, हम लोग भी तो वोट डालने जाते हैं, तो हम लोगों से भी ये जुड़ा हुआ है। और आप भी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें, जज करें ये सही है कि नुकसान है, और लोगों से भी ये राय रखें, पूछे, कमेंट जरूर करें। तो देखिए अगला क्या लिखा है, यानी एक देश एक चुनाव का मतलब होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। अब इसमें केंद्र सरकार अभी हाल ही में, यानी दो तीन दिन हुआ कि केंद्र सरकार 1 सितंबर, कल का बात है, 1 सितंबर को एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी गठित की है। एक कमेटी इन्होंने गठित की है, जो इस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मेरे भाई। लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा है, इस कमेटी के अध्यक्ष किसी भी पूर्व राष्ट्रपति को नहीं बनाना चाहिए। ये सब देश का सर्व सम्मान होता है राष्ट्रपति, तो इसको इनको नहीं बनाना चाहिए पूर्व राष्ट्रपति को। इस इनका अध्यक्ष किसी चुनाव आयुक्त को बना दिए होते। बहुत ऐसे चुनाव आयुक्त हैं, बाकी सबका अपना अपना अलग अलग राय है। आपका क्या राय है, आप कमेंट जरूर करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हाल ही में, यानी एक दिन पहले 1 सितंबर 2023 को एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी गठित की गई है, और इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ये एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसमें और तेजी से, मतलब और जल्द, मतलब उम्मीद लगाई जा रही है कि हाँ ये लाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि ये 15 दिन में सब कुछ फिट कर दिया जाएगा, एक सालों तक प्रक्रिया चलता है। सालों पहले हो सकता है लिख करके रख दिया गया हो। अब इनके अध्यक्षता में एक कमेटी होनी है। अब आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके फायदे और इसके नुकसान क्या है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो यही आता है, इसके फायदे और इसके नुकसान क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि एक देश एक चुनाव के फायदे क्या हैं। हमने लिख इसलिए रखा है ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो और अच्छे से आप अपना माइंड यूज करके इसको जज कर सकें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि चुनाव में भारी भरकम खर्च को कम करना है। अच्छा, अब कितना खर्च होगा ये भी तो पता होना चाहिए मेरे भाई। हमने तो यहाँ पे बता दिया कि चुनाव में भारी भरकम खर्च का बोझ जो है वो कम होगा, देश पे कम पैसा लगेगा। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कितना खर्च होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ डाटा लिख रखा है। डाटा लिख रखा है 2014 का, जब लोकसभा चुनाव था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री चुन करके आए थे, तो उनके चुनाव में जो पैसा खर्चा हुआ था वो हमें काउंट करेंगे। तो देखिए 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कितना हुआ था, 26 अरब से अधिक हुआ था। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, इससे अधिक है। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करेंगे तो 26 अरब 86 लाख और कुछ हजार करोड़ हुआ था। तो आप ऐसे उम्मीद रखेंगे कि 36 अरब 37 अरब ऐसे ध्यान देंगे। यानी ये 2014 का लोकसभा चुनाव का खर्च है 36 अरब, ठीक है। अब देखेंगे वहीं पे जब 2014 का लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद फिर आया विधानसभा के चुनाव। उसके जस्ट 2 ही 3 महीने बाद आया विधानसभा का चुनाव। और कहां कहां पे पड़ा, ये हरियाणा। ये देखिए हम डाटा पूरा बता रहे हैं, ऐसे एग्जांपल नहीं दे रहे हैं आपको, हम डाटा बता रहे हैं पूरे। ये सब ऐसे हुआ था 2014 में 36 करोड़ खर्चा हुआ था लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद जब विधानसभा की चुनाव हुआ, हरियाणा विधानसभा की चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में मेरे भाई हरियाणा का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो इसमें कितना खर्च हुआ, 33 करोड़ होगा। 33 करोड़, ये है 36 अरब, ये है 33 करोड़, बहुत मात्रा कम है। लेकिन वहीं पे ध्यान देंगे जब लोकसभा का चुनाव था 2014 में, तो हुआ था 29 करोड़। अब इसमें समझने वाली क्या पॉइंट है कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव था तो पूरे देश में चुनाव था, पूरे देश में होता है। तो हरियाणा में जब लोकसभा का चुनाव उतने समय था, यानी सिर्फ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की चुनाव में 29 करोड़ खर्चा हुआ था। वहीं पे देखेंगे तो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 33 करोड़ खर्चा हुआ था। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप इस डाटा से पता चल गया होगा कि लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव होते हैं वो डबल खर्चा आ जाता है, डबल से भी ज्यादा आता है। क्योंकि यहाँ पे लोकसभा का चुनाव है 29 करोड़ खर्चा आया, विधानसभा में और ज्यादा आया, 33 करोड़ आया, यानी 4 करोड़ ज्यादा आया। तो आधा से ज्यादा खर्चा हो जाएगा अगर लोकसभा का अलग चुनाव होगा और विधानसभा का अलग चुनाव होगा। यही जो केंद्र सरकार की योजना है, यानी एक केंद्र सरकार की, मतलब वो दिमाग में उसके एजेंडा है, यही चल रहा है कि भारी भरकम पैसों को कम करना है ताकि ये देश के हित के लिए फैसला लिया जाए।
देश का पैसा देश में ही रहेगा, फोकट का बर्बाद हो जाता है, इसको बर्बाद नहीं करना है। और आगे देख लीजिए, एक दो और ऑप्शन है। झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो 86 करोड़ खर्चा हुआ था। वहीं पे 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, तो 89 करोड़ खर्चा हुआ था। ठीक है, यानी 89 करोड़ 86 करोड़, जाहिर सी बात है दुगना है, थोड़ा फर्क है। मध्य प्रदेश में अगर बात करेंगे तो 1 अरब 31 करोड़ खर्चा हुआ था विधानसभा के चुनाव में, यानी जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं उनके चुनाव में खर्चा हुआ था 1 अरब 31 करोड़। और वहीं पे 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें खर्चा हुआ था 2 अरब। अब बताइए, 1 अरब से ज्यादा हुआ था 2 अरब। अब इससे अगर एक ही चुनाव होता तो एक ही पैसे में खर्चा हो जाता, एक ही पैसे में यानी एक ही खर्च में दोनों काम हो जाता है। क्योंकि भाई एक ही घर में एक ही दिन देना है आपको, वोट देना है, दो वोट देना है, 2 मशीनें रहेंगी, एक इधर देना है लोकसभा का, एक विधानसभा का आपको चुनना है, तो सारे पैसे बच जाएंगे। तो इससे पता आपको चल गया होगा कि जो भारी भरकम खर्च होता है वो पूरी तरह से टोटली पैसा आपका बच जाएगा, आधा से आधा बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आ जाइए। आगे आगे क्या है कि आगे इसका जो सबसे बड़ा काम ये है कि काम काज सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। अब जैसे मान लेते 2024 में चुनाव है, अब जो अगर विधानसभा की भी चुनाव अगर 2024 में अगर होगा तो 5 साल के लिए जब जिसकी सरकार बनेगी तो बिना रोक टोक का आराम से वो काम काज अच्छे से उस राज्य में और देश में कर सकेगा। समस्या क्या आती है, जब बीच बीच में चुनाव होता है, जैसे मान लेते क्या पता चला 2024 में चुनाव हो गया, अब 2026 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, अब फिर मोदी जी का क्या पता चला 50 चुनाव रैली लग गई, अब मोदी जी जा रहे हैं अपना रैली कर रहे हैं, हाँ भैया हमको दो वोट, हमको दो वोट। तो इधर लगाने से बेहतर है, चुनाव में वोट मांगने से बेहतर है कि अपने देश पे फोकस की जाए, अपना देश कैसे आगे बढ़े। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का, दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का। तो ये पूरी लक्ष्य ताकि भारत पे ही फोकस किया जाए, चुनाव पे ना फोकस करके भारत पे ही फोकस किया जाए, विदेशी नीति पे फोकस किया जाए कि कैसे हम लोग आगे बढ़े। तो अब 2024 में चुनाव होगा, फिर 2029 में चुनाव होगा, तो 5 साल चाहे केंद्र होगा चाहे राज्य होगा, झूम के अपना शासन करे, पूरा अच्छे से पूरा देश के हित के लिए काम करे। तो काम काज सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है समय का बचत होगा। जाहिर सी बात है भाई, समय का बचत होगा। चुनाव में जो रैलियां होती है 50-50 रैलियां मोदी जी का लगवा देते हैं, हर चुनाव होता है, तो रैली जो होता है ये भाई रैली से जाना नहीं पड़ेगा, चुनाव समय बचत होगा। वो जो समय बचत होगा आप देश के हित के लिए उतना आप सोचें। ठीक है, अगला क्या है कि वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। जाहिर सी बात है वोट का प्रतिशत तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि मेरे भाई अब कितने लोग सोचते हैं कि लोकसभा का चुनाव कौन जाएगा, अब हमारा एक वोट डालने से कुछ नहीं होने वाला है, पूरे दुनिया पूरे देश में वोट पड़ रहा है करोड़ों में, नहीं जाएंगे, हम जाएंगे विधानसभा में। विधानसभा थोड़ा, क्योंकि ये एक तरह से देखेंगे ये थोड़ा सामाजिक हो जाता है, मतलब अपने आसपास का हो जाता है विधानसभा का, ऐसे लगता है विधानसभा का ले जाएंगे। तो जब दोनों एक ही साथ होगा, इक्वल होगा, तो जाहिर सी बात जब मजबूरी है जाना पड़ेगा। तो एक कहीं न कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि जो वोट का प्रतिशत है ये 80 से 85% तक एक वोट का प्रतिशत जा सकता है। नहीं तो आपको 60, 65, 70, 55, 50 कहीं कहीं रहता है। तो ये वोट का प्रतिशत बढ़ना ही बढ़ना है। अगला क्या है कि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप होगी। जाहिर सी बात होगी, लोकसभा का जब चुनाव आता है तो जितने प्रशासन है आचार संहिता लग जाता है 1 महीना पहले, विधानसभा का आएगा तब भी 1 महीना पहले लग जाएगा आचार संहिता। पुलिस काम धाम कोई कुछ नहीं कर पाता, चाहे राज्य का हुआ, चाहे स्टेट का हुआ, चाहे आम नागरिक से जुड़ा हुआ है, किसी का काम नहीं हो पाता, वो बंद हो जाता है। तो काम काज बहुत ही अच्छे से होगा, प्रशासनिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से, कोई बाधा नहीं आएगा। सिर्फ एक ही बाधा आएगा 5 साल में एक बार, जब ये चुनाव जब ये लागू हो जाएगा तो एक ही साल 5 साल में एक बार सिर्फ बाधा आएगा इनको। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि इसके फायदे क्या हैं। अब मेरे भाई इसके फायदा तो पता चल गया, अब थोड़ा नुकसान भी जान लीजिए। इसका नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि पूरे भारत में एक ही साथ आचार संहिता लग जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान है कि आचार संहिता जब लगेगा तो यानी पूरे भारत में पूरा काम काज ठप हो जाएगा। अब काम काज ठप हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा मेरे भाई। जब व्यापार नहीं होगा, आचार संहिता लग जाएगा, 1 महीना पहले कोई कामकाज नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा घाटा तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद से और नुकसान क्या देखेंगे कि अगर कोई देश के हित में अगर फैसला लेना होगा तो उतने टाइम आप फैसला नहीं ले पाएंगे। देश के हित के लिए फैसला क्या है मेरे भाई कि जैसे मान लेते हैं अपना दुश्मन क्या है कि पाकिस्तान, चाइना है। अगर चाइना कोई अतिक्रमण करता है
भारत के बॉर्डर पे, तो भारत चाहता है कुछ हथियार खरीदने के लिए या कोई एजेंडा पास करने के लिए, उतने समय ये पास नहीं हो पाएगा क्योंकि आचार संहिता लगा रहेगा उतने टाइम में। तो कई ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं। और भारी भरकम इसमें अचानक में पैसा भी खर्चा होगा जब पूरे भारत में दोनों एक साथ चुनाव होंगे। उसके बाद से देखेंगे अगला अगला अगर देखेंगे तो अगला अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी है क्या कि उस सिक्योरिटी के पर्पज से पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो हमेशा चुनाव में वहां पे हिंसा होता रहता है। तो जब एक देश एक चुनाव होगा तो पूरे देश में जब चुनाव होगा तो अलग अलग राज्य के अपने अपने जो प्रशासन होगा पूरी तरह संभाला रहेगा। जहां पे वोट पड़ेगा पूरी पुलिस फोर्स जो है वहां पे मुस्तैद रहेगी। अगर किसी राज्य में हिंसा हो जाता है, अगर एक बड़ा रूप ले लेता है, तो हो सकता है कि वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि जब चुनाव होता है तो सब बहुत ज्यादा वहां पे फोर्सेस लगाई जाती हैं। फोर्स लगाई जाएगी, अब दूसरे राज्य से फोर्स आ नहीं पाएंगे क्योंकि वहां भी तो चुनाव मतलब उतने समय चल रहा होगा। तो यही नुकसान है कि अगर हिंसा होगा तो ये भी थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन एक कड़ा से लागू करना चाहिए। यहां तक मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट जरूर करें। अब आगे समझिए इसको लागू करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसे है नहीं कि प्रधानमंत्री जी एक बार बोल दिए कि हाँ ये अब एक देश में एक ही चुनाव होगा, तो ऐसा है नहीं। उसका भी कुछ क्राइटेरिया है, उसके भी कुछ चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक देश एक चुनाव के लिए क्या करना होगा, तो बहुत कुछ इसमें बदलाव करना होगा। इतना आसान नहीं है बदलाव करना। तो क्या क्या बदलाव करना है, जब भी ये लागू होगा तो 1951, देखिए ये बिल 1951 के तहत ही लाया जा सकता है। पहले अपने देश में एक देश एक चुनाव हुआ करता था। ये 1951 के तहत ही हुआ करता था। अब ये कब कब हुआ था दोस्तों, 1951 में हुआ था, 1952 में एक साथ चुनाव हुआ था, 1957 भी एक साथ चुनाव हुआ था लोकसभा और विधानसभा का, और 1962 में भी हुआ था, एक साथ चुनाव हुआ था, और 1967 में भी हुआ था। मामला समस्या कहां पे आ गया, 1968 में 1968 और 69 में यह सिलसिला पूरी तरह से टूट गया। सिलसिला क्यों टूट गया, सिलसिला जो है ये क्यों टूट गया, एक साथ जो चुनाव हो रहा था, कि कुछ रीजन के वजह से कुछ ऐसी समस्या आ जाती थी राज्यों में कि वहां का जो विधानसभा था उसको भंग कर दिया गया। जब भंग कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए जब विधानसभा भंग कर दिया जाता है तो उसके 6 महीने बाद या 1 साल के बाद 2 साल के बाद वहां पे फिर से चुनाव कराई जाती है। जब यही पे सिलसिला टूट गया 1968 में, यानी कई ऐसे राज्य थे वहां का दिक्कतें आ गई थी, वो अलग अलग चुनाव फिर कराए गए। तब से टूटता ही रह गया, फिर ऐसे ही चलता रहा। तो उसको लाने के लिए 1951 के तहत ही लाया जा सकता है। अगला क्या है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा मेरे भाई, संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। क्योंकि अनुच्छेद जो है अपने देश का जो संविधान है, अनुच्छेद में लिखी गई है लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उसका कार्यकाल लिखा है, अवधि लिखा है, सब कुछ इसमें डिटेल में लिखी जाती है। उसी के थ्रू तो देश चलता है। किसी भी देश जो चलता है उस देश अपने कानून के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे भी लिखी गई है। तो किसमें आपको चेंज करना पड़ेगा ये भी आपको ध्यान देना होगा। आने वाले पेपर में जाहिर सी बात है अनुच्छेद के बारे में 100% पूछेगा, तो ये भी आपको ध्यान देने होंगे। देखिए सबसे पहले आएगा अनुच्छेद आपका 83। अनुच्छेद 83 में भी बदलाव आपको करने होंगे। बदलाव क्या करने होंगे, इसमें क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 83 में क्या लिखा गया है कि संसद की अवधि से संबंधित है। यानी जो संसद का कार्यकाल होता है, अवधि होता है 5 साल, वो इससे संबंधित है, संसद की अवधि से। तो यानी इसके अवधि में पूरी तरह से जाहिर सी बात है चेंज करना होगा। हो सकता है किसी का अवधि ज्यादा हो किसी का कम हो, तो उसमें भी बदलाव करने होंगे। अनुच्छेद 85 में देख लीजिए, अनुच्छेद 85 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित इसमें भी बदलाव करने होंगे, क्योंकि ये राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, विधानसभा ये तीनों एक ही होते हैं, और यही तीनों एक ही साथ लड़ेंगे, चुनाव होंगे। एक देश एक चुनाव, इन्हीं के थ्रू ये पूरी तरह से होता है, यानी यही सम्मिलित होते हैं। जाहिर सी बात है इसको भी चेंज करना ही होगा। अनुच्छेद 172 में भी चेंज करने होंगे मेरे भाई।
अनुच्छेद 172 में क्या लिखा है कि राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है। अब राज्य विधानमंडल के अवधि से संबंधित क्या है, जैसे 2024 में लोकसभा के चुनाव है। अब इसी साल देखेंगे, इसी साल चुनाव है विधानसभा का। किसका किसका है? मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, मिजोरम का, छत्तीसगढ़ का है। अब 2023 में इनका चुनाव है, और 2024 में यानी एक ही साल के बाद, थोड़े दिन के बाद, एक ही ना 2 ही 3 महीने के बाद फिर आएगा आपका लोकसभा का चुनाव। तो इस अनुच्छेद 172 में यही कहा गया है कि राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित, तो इसमें भी चेंज ये करना होगा कि जिसका 2023 में चुनाव है इसको 1 साल बढ़ाया जाए, 2024 में लाया जाए, लोकसभा का जब चुनाव होगा उसके साथ कराया जाए। लेकिन 2026 का जो होगा तो उसमें घटाया भी जाएगा, तभी तो हो पाएगा, बात बन पाएगी। मान लेते जिसका 2026 में 2027 में विधानसभा के चुनाव है, या तो उसको घटा करके 2024 में लाया जाए, या तो उसको घटा करके 2029 में लाया जाए। यानी 2024 में जब चुनाव होगा लोकसभा का तो फिर 29 में होगा, या तो 29 में लाया जाए या तो 24 में लाया जाए। और जो 2023 में विधानसभा के चुनाव है इसको बढ़ा करके 1 साल ले जाया जाए आपका 2024 में। तो इसमें यही कहा गया है, तो ये सब अनुच्छेद में चेंजेस करने होंगे, बदलाव करने होंगे, ये सारी बात वहां पे लिखी जाएंगी तभी तो हो पाएगा। अगला आ जाएगा आपका 174 में भी बदलाव करने होंगे, क्योंकि राज्यपाल से संबंधित है, विधानमंडल से संबंधित है। 356 में एक बदलाव करने पड़ेंगे। 356 आपके पेपर में कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 356 में लिखा गया है। अब राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित क्यों है, क्यों 356 में लागू करना पड़ेगा? मान लेते हैं मेरे भाई, अगर किसी का 2024 में चुनाव है लोकसभा का, और 2026 में किसी विधानसभा का चुनाव समाप्त हो रहा है, 5 साल पूरा हो रहा है। अब या तो वो सरकार खुद मान ले कि हाँ 1 साल हम पहले ही चुनाव करा लेंगे, या तो कहे ना कि हम नहीं कराएंगे, नहीं, हमारा 5 साल हम पूरा राज करेंगे 2026 तक। तो राष्ट्रपति कहेगा अच्छा, एक देश एक चुनाव जब लागू हो गया तो ऐसा तो नहीं होगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा, वहां पे 1 साल कम करके चुनाव करा देगा। ये सब पूरे क्राइटेरिया में सब बदलाव करने होंगे अनुच्छेद में, और ये इतना आसान नहीं है कि ला करके पूरा हम इससे लिख देंगे बदलाव कर देंगे। ये सारे जितने संसद के मेंबर होते हैं सारे इनका वोटिंग होता है, 2/3 वोटिंग होगा, 2/3 वोटिंग होगा तभी जाकर के ये लागू हो पाएगा। 2/3 वोटिंग का क्या मतलब है कि 3 हिस्से में 2 हिस्सा यानी वोट पड़ना चाहिए। यानी ऐसे मान लीजिए 300 में 200 वोट तो पड़ना चाहिए पक्ष में, तभी जाकर के ये लागू हो पाएगा पूरी तरह से। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि एक देश एक चुनाव में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें। हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने ग्रुप के व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहां भी आपका इच्छा करे वहां पे शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि एक देश एक चुनाव का क्या मतलब है, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों से भी जुड़ा हुआ है, हम लोग भी वोट देते हैं, तो हम लोगों को भी ये बातें पता होना चाहिए कि क्या फायदे क्या नुकसान है। इसीलिए आपको ये वीडियो पूरी तरह से शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगले वीडियो में हम लोग किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।